हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विभिन्न आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स हम 203 से लेकर 365 तक हम आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल्स 203। आर्टिकल 203 कहता है विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख। तो विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 203 में। प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख है वो अनुच्छेद 203 में मिलता है। अगला है अनुच्छेद 207। अनुच्छेद 207 कहता है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंधों का उल्लेख। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंधों का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 207 में। विशेष उपबंधों का उल्लेख वित्त विधेयक के बारे में अनुच्छेद 207 में मिलता है। अगला है अनुच्छेद 212। अनुच्छेद 212 कहता है न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किए जाने का उल्लेख। यानी न्यायालय है वो विधानमंडल में जो कार्यवाही चल रही है उसकी जांच नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद 212 में कहा गया है। तो न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किए जाने का उल्लेख अनुच्छेद 212 है। अगला है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 क्या कहता है विधानमंडल के संबंध में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यानी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, इसका उल्लेख विधानमंडल के संबंध में है अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 213 के तहत विधानमंडल के संबंध में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। जो राज्य में अध्यादेश जारी होता है वो राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से जारी करता है। अगला है अनुच्छेद 216 है। अनुच्छेद 216 क्या कहता है उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख। तो उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख किस में है? तो उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 216 में है। अगला है अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 क्या कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उसके पदों के शर्तों का उल्लेख। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पदों की क्या शर्तें होंगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 217 में है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शर्तें, इसका उल्लेख अनुच्छेद 217 में है। अगला है अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219 क्या कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करवाया जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलवाई दी जाएगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 219 में है। अगला है अनुच्छेद 223। अनुच्छेद 223 क्या कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 223 में है। अगला है अनुच्छेद 226। कुछ रेट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख। यानी कुछ रेट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 226 में है। अगला है अनुच्छेद 223। अनुच्छेद 230 क्या कहता है उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार का उल्लेख। यानी जो उच्च न्यायालय की जो आधिकारिकता है उनका संघ राज्य के क्षेत्रों पर विस्तार का उल्लेख अनुच्छेद 230 में है। तो उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता का
संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार का उल्लेख अनुच्छेद 230 में है। अगला है अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 क्या कहता है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 231 में है। अगला है अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 क्या कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जितने भी जिला न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 233 में है। अगला है अनुच्छेद 235। अनुच्छेद 235 में लिखा है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति का उल्लेख, यानी जो उच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रख सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 235 में है। अगला है अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख अनुच्छेद 239 में है। अगला है अनुच्छेद 243 ख। अनुच्छेद 243 ख क्या कहता है? पंचायतों के गठन का उल्लेख। पंचायतों का गठन किया जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 ख में है। तो पंचायतों के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 243 ख में है। अगला है अनुच्छेद 243 ग। अनुच्छेद 243 ग क्या कहता है? पंचायतों की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद 243 ख में है पंचायतों के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 243 ग में है पंचायतों की संरचना का उल्लेख। अगला इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 243 च। अनुच्छेद 243 च क्या कहता है? पंचायत के सदस्यताओं की अहर्ताओं का उल्लेख। अहर्ताएँ यानी योग्यताएं। तो पंचायत के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख, अहर्ताओं का उल्लेख है 243 च में। अगला है अनुच्छेद 243 छ। अनुच्छेद 243 छ पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायिताओं का उल्लेख। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 243 च, अनुच्छेद 243 छ और अनुच्छेद 243 ट ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर इनसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 243 छ कहता है पंचायतों की शक्तियाँ, पंचायतों के प्राधिकार एवं पंचायतों के उत्तरदायित्व का उल्लेख अनुच्छेद 243 छ में है। अगला है अनुच्छेद 243 ट। अनुच्छेद 243 ट क्या कहता है? अनुच्छेद 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन, यानी पंचायतों के लिए निर्वाचन का उल्लेख। पंचायतों के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 243 छ में है। अगला है अनुच्छेद 243 ब। 243 अनुच्छेद 243 द पढ़ते हैं। अनुच्छेद 243 द में क्या है? अनुच्छेद 243 द में है नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख, यानी नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 243 द में है और नगर पालिका का गठन अनुच्छेद 243 थ में है। अगला है अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 कहता है संसद द्वारा और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार का उल्लेख, यानी संसद द्वारा कौन कौन सी विधियां बनाई गई हैं।
राज्य के विधानमंडलों द्वारा कौन कौन सी विधियां बनाई गई हैं, इसके विस्तार का उल्लेख संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार का उल्लेख अनुच्छेद 245 में है। अगला है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 है, वो लगभग पूछा नहीं जाता लेकिन RAS IAS के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 262 कहता है अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवाद का निर्णय, यानी जो अंतर्राज्यीय नदियां हैं उनमें जल संबंधी विवाद का निर्णय अनुच्छेद 262 के तहत, अर्थात राज्यों के बीच में जो जल विवाद है उसका निर्णय अनुच्छेद 262 के तहत होता है। अगला है अनुच्छेद 292। अनुच्छेद 292 क्या कहता है, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, यानी भारत सरकार द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 292 के तहत माना जाता है। जैसे किसी से उधार लेना, जैसे विश्व बैंक से उधार ले लिया या किसी जापान सरकार से उधार ले लिया, अमेरिका से उधार ले लिया, तो इस प्रकार भारत सरकार द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 292 के तहत आता है। अगला है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 क्या कहता है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख, और अखिल भारतीय सेवाओं का अधिकार है वो राज्यसभा को दिया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद 312 के तहत है। अगला है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 कहता है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख, यानी लोक सेवा आयोग का क्या क्या कार्य है अनुच्छेद 320 में उल्लेख। अगला है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में दिया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अर्थात लोकसभा में कितने सदस्यों को जो कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से उनको आरक्षण दिया जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 330 में है। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 330 में है। अगला है अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 में राज्यसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 332 में राज्यसभा में, 330 में लोकसभा में। अगला है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में संघ की राज्यसभा के संबंध में उल्लेख है। संघ की राजभाषा के संबंध में उल्लेख है, यानी संघ में राजभाषा के उपयोग का उल्लेख अनुच्छेद 343 में है। अगला है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 कहता है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 कहता है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं प्रक्रिया का उल्लेख। तो संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, यानी संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। अगला है अनुच्छेद 164, जो कि पिछले पार्ट में स्किप हो गया था। तो अनुच्छेद 164 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 164 कहता है राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की
नियुक्ति करेगा। तो ये तो थे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक्स ज़रूर करें। धन्यवाद।